सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा नाज़रीन, मेंढकों का एक गिरोह दरिया के किनारे से निकला और ये उछल कूद करता हुआ करीबी जंगल में पहुंच गया और खुराक की तलाश करने लगा। अच्छा, खुराक की तलाश में दो मेंढक एक गहरे सुराख में गिर गए। अब इतना गहरा सुराख था कि उनका निकलना तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रहा था। उनका जो ग्रुप था, उसके जो बाकी तमाम मेंढक थे, वो सुराख के ऊपर खड़े हो गए और उन्हें देखने लगे और बोले कि ये सुराख तो बड़ा गहरा है। गहरे सुराख के ऊपर किनारे पर खड़े मेंढकों ने सुराख की गहराई से मायूस होकर अपने साथियों से कहा कि आज तुम लोगों की किस्मत बड़ी ख़राब है, इसलिए तुम इतने गहरे सुराख में गिर गए हो जहाँ पर अब हम भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, इसलिए अब सब्र करो क्योंकि यहाँ से ज़िंदा निकलना मुमकिन नहीं है। अच्छा, नीचे मौजूद दोनों मेंढक ऊपर वाले मेंढकों की जो गुफ्तगू है वो सुन नहीं पा रहे थे और बाहर निकलने के लिए बार बार छलांगे लगा रहे थे। छलांगे लगाते लगाते एक मेंढक ने किनारे वालों की जो गुफ्तगू है वो सुनी और ये दोनों किसी सूरत बाहर नहीं निकल सकते, ये गुफ्तगू हो रही थी और इन्हें यहीं पे मरना है, ये उसने सुन लिया बेचारे ने। अब ये सुनकर छलांग लगाने वाले मेंढक की तमाम जो हिम्मत है ना वो ख़त्म हो गई और उसे मौत अपने सामने नज़र आने लगी। उसका दिल फट गया और छलांग से वापस ज़मीन तक गिरते गिरते बेचारा खौफ से मर गया। अब ऊपर मौजूद तमाम मेंढकों ने उसकी मौत का दर्दनाक मंजर देखा और बोले कि हम तो पहले कह रहे थे कि अब तुम दुनिया से जाने की तैयारी कर लो, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, सुराख गहरा, निकल ही नहीं सकते बाहर, तुमने मरना ही आज। अच्छा, पहले मेंढक की मौत को देखकर सुराख में जो दूसरा मेंढक मौजूद था उसने पहले से भी ज़्यादा जिद्दोजहद की कोशिश शुरू कर दी, छलांगे लगानी शुरू कर दी कि किसी तरह बाहर आ जाए। अच्छा, वो छलांगे लगाता और ऊपर वाले मेंढक उसे मना करते कि बस करो, अब कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें यहीं पर आखिरी सांसें पूरी करनी है, पहले मेंढक की तरह तुमने भी यहीं पे मरना है। ऐसी बातें करते बाकी साथी जो ऊपर खड़े थे। छलांगे लगाने वाले मेंढक को ऊपर वालों की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। छलांगे लगाते लगाते वो मरे हुए मेंढक के ऊपर खड़ा हुआ, पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ छलांग लगाई जिससे वो सुराख के किनारे तक पहुँच गया। उसने अपने हाथों से किनारे को पकड़ा और अपने आप को ऊपर खींचकर सुराख से बाहर निकाल ही लिया। अच्छा, बाहर निकलने के बाद वो बड़ी खुशी खुशी खड़ा हुआ तो उसके दूसरे साथियों ने कहा कि तुम्हें सुराख में हमारी आवाज़ नहीं आ रही थी, हम तुम्हें बता रहे थे कि सुराख से निकलना तो नामुमकिन है। तो मेंढक ने अपने साथियों को बताया कि उसे ऊंचा सुनाई देते और अच्छी बात है, इस बेचारे को ऊंचा सुनाई देते वरना वो भी मर जाता। अच्छा वह ऐसे साथियों के, ऐसे दोस्तों की आवाज़ ही नहीं आई। अच्छा, उसने कहा कि मुझे तो ऊंचा सुनाई देता है और सुराख के अंदर से बाहर निकलने के लिए मैं हर छलांग सिर्फ इसलिए लगा रहा था कि लग ये रहा था कि ऊपर खड़े जो मेरे साथी हैं, तुम लोग हो, वो शायद मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो कि बाहर निकलो, तुम निकल सकते हो, हिम्मत करो, कोशिश करो। और हर छलांग में नाकामी के बाद उसको लगता था कि उसकी हिम्मत बंधा रहे हैं ताकि वो दोबारा कोशिश करे। अच्छा नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी का मैदान भी ना इसी सुराख की तरह है जिसमें लोगों की गुफ्तगू उसकी ज़िंदगी पर बेहद असरअंदाज होती है और जिनको ऊंचा सुनाई देता है, मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि ना गुफ्तगू सुनाई देती है, वो हिम्मत करते चले जाते हैं, कोई उनको मायूस करने वाला नहीं होता। अच्छा, अगर ये जो इंसान के मुतालिक दी गई राय होती है, इर्द गिर्द के लोग जो राय देते हैं, अगर आप सही मान लें तो ऐन मुमकिन है कि इस मेंढक की तरह, जो पहले वाला मेंढक है उसकी तरह आप सुराख में हौसला हारें और ऊपर आ ही ना सकें और इसी तरह से मेंढक वहाँ गिर गया, मर गया, इसी तरह आप भी गिरे रहें, मरे रहें। इसी तरह वो लोग जो दूसरों को हौसला शिकनी करते हैं, उनको हिम्मत, कोशिश और मेहनत के समझ लें कि वो लोग उस रंग से ही नावाकिफ़ होते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है वो कैसे आती है। अब ये कहानी हमें क्या सबक देती है कि हमें लोगों का ये जो मनफी रवैया होता है ना, जो आपका हौसला बढ़ा नहीं सकते, कम करने के लिए आ जाते हैं, उसको सबसे पहले नज़रअंदाज करें, कान बंद कर लें, कहीं मुझे ऊंचा सुनाई देता है, मुझे आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही, और आगे बढ़ें कि पीछे वाले जो बोलते रहेंगे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आपको। इस कहानी का एक सबक ये भी है कि किसी काम की कोशिश करने से पहले हिम्मत हार जाना बुज़दिल की निशानी होती है। इंसान जब तक खुद हिम्मत नहीं ना हारता, याद रखिएगा, तब तक उसे कोई ताकत नहीं हरा सकती, कोई ताकत नहीं। आप में से बहुत से लोगों ने मुझ समेत इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा अपनी ज़िंदगी में, आपका ज़ाती तजर्बा होगा, मेरा भी होगा, कि जब तक आप हिम्मत नहीं हारते आप हिम्मत नहीं हार सकते। अब इस बात में हकीकत है कि बहुत से ऐसे तनकीद करने वाले होते हैं, बहुत से तनकीद करने वाले होते हैं, बहुत से जिनका मकसद सिर्फ तनकीद करना होता है,
कई बार अपने दिल की भड़ास निकाल रहे होते लोग तनकीद करके, उनसे आपकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, आपकी हिम्मत बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो आपका हौसला तोड़ना चाहते हैं। सिर्फ उनकी तनकीद का मकसद ये होता है कि वो आपको आगे जाता देख रहे होते हैं, आपका हौसला तोड़ना चाह रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि या तो पीछे आ जाएं या वहाँ पर रुक जाएं, इससे आगे ना चले जाएं। किसी को मकसद से हटाने के लिए बहुत से लोग लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने हरीफ की जो कामयाबी है ना वो नज़र आ रही होती है। और वैसे भी अगर नफ्सियाती तौर पे देखा जाए तो अगर इंसान का हौसला और यकीन तोड़ने की कोशिश की जा रही हो तो बड़े से बड़ा शख्स जिसको अपने ऊपर यकीन होता है वो एक बार ज़रूर ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या वो सही समत में सफ़र कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। वो खुद से सवाल पूछने पर आ जाता है। और जिसको अपने से पूछे हुए सवाल का सही जवाब मिल जाए सही वक्त पर, याद रखिएगा, एक तो सही जवाब मिल जाए और दूसरा सही वक्त पे मिल जाए, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से। अच्छा, इंसान अक्सर ये सोचता है कि यार पता नहीं मैं जिस समत में जा रहा हूँ, ये सफ़र कर रहा हूँ, ये समत ठीक भी है नहीं ठीक है, क्या जिस मकसद के असूल के लिए कोशिश कर रहा हूँ उसमें कामयाबी मैं हासिल कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा, या फिर शायद मैं बुरे तरीके से गिर ना जाऊँ, नाकाम ना हो जाए। इस तरह के सवाल उसके ज़हन में गर्दिश करते हैं। क्या उसको कोशिश करनी भी चाहिए नहीं, यहाँ तक जहन में आता है। और सियाने अक्सर ये कहते हैं कि सोची पिया बंदा गया, यानी अगर इंसान अमल की बजाय सिर्फ सोचने लग जाए और कश्मकश का शिकार हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, तो फिर मकसद तो पीछे रह गया। और इंसान अगर अपने ऊपर एतमाद खो दे तो फिर कोई उस पर एतमाद नहीं कर सकता और ना फिर किसी को मजबूर किया जा सकता है कि वो आप पर एतमाद करे। और किसी पर एतमाद बनाने के लिए इंसान को अपने किरदार को मजबूत रखना पड़ता है। अब क्रिकेट की दुनिया की बात करूं तो पाकिस्तान ने अपने मैदानों में क्रिकेट की बहाली के लिए अपना एतमाद बहाल करने के लिए बड़ी कोशिश की। बहुत लंबा अरसा लगा, बहुत साल। 2009 के बाद पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके दरवाजे बंद कर दिए गए। जब श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था लाहौर में, आपको याद होगा, और जो बैनुल-अक़वामी टीमें हैं इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा एक एका कर लिया था और पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया था। अब उस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त हिम्मत नहीं हारी थी। और अगर पाकिस्तान कहानी में उस मेंढक की तरह हिम्मत हार जाता जो कुएं से निकलने की पूरी कोशिश करने से पहले हौसला हार गया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने मैदानों में क्रिकेट की रौनक की बहाली की उम्मीद के साथ जो न्यूट्रल मकामात हैं उस पर मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए, अबू धाबी को अपनी मेज़बानी का मस्कन बनाया और तमाम तर कहने की ज़्यादतियों के बावजूद खुले दिल के साथ मेहमान टीम को वेलकम किया। और जब पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम पर अच्छा वक्त आने लगा, पाकिस्तान को सब्र का फल मिलने लगा, तो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाले एक बार फिर से मुतहरिक हो गए और उन्होंने पाकिस्तान के आबाद होते मैदानों को वीरान करने के लिए साजिश की नई स्कीमें करना शुरू कर दी। पहले न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान से मुंह मोड़ा, क्रिकेट शायकीन को दुखी किया। अच्छा, अगली बात नाज़रीन, न्यूजीलैंड की टीम जिस सिक्योरिटी हिसार में पाकिस्तान आई उसी सिक्योरिटी हिसार में वापस एयरपोर्ट तक भी पहुंची। ऐसा ही है ना। अब हैरानी वाली बात नहीं कि जिस सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर ये टीम न्यूजीलैंड ने क्रिकेट खेलने से इनकार किया था, वही सिक्योरिटी का सहारा लेकर, उसी सिक्योरिटी का सहारा लेकर ये वतन वापस भी पहुंच गए। इन्हें कुछ नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि मसला सिक्योरिटी का तो था ही नहीं, मसला था नीयत में फतूर का। नीयत ही खराब थी इनकी। मसला गेम में भी सियासत लाने का था, मसला पाकिस्तान को डाउन करने का था, यानी गेम में भी पाकिस्तान के साथ गेम करने की कोशिश की गई। और न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी यही किया, जिसका खदशा पहले से जाहिर किया जा रहा था। यानी खरबूजे को देखकर खरबूजे के रंग पकड़ने वाला मामला नहीं था, बल्कि ये जो न्यूजीलैंड की जो टीम है, इसके बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आने से इनकार किया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इसकी पेशगोई शेख रशीद साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही कर चुके हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इंग्लैंड टीम की पाकिस्तान आने की कोई उम्मीद नहीं है, और हुआ भी ऐसा ही। यानी पहले से पता था कि ये होगा, ये किया जाएगा और ये प्री प्लान्ड। लेकिन रमीज़ राजा सब सारी गेम को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, इसलिए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट जो इंतज़ाम उस पर टूट कर बरस रहे हैं और सख्त हालात में भी झुकने को तैयार नहीं है। अच्छा, चेयरमैन पीसीबी किस तरह इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को आड़े हाथों ले रहे हैं, जिस तरह लेना चाहिए था। जरा चलाएगा क्लिप इनका। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है इसकी जानिब से पाकिस्तान के दौरे की मनसूखी पर ये जो रद्द अमल दिया है वो आपने सुना। अब इसमें कुछ शक वाली बात नहीं कि इंग्लैंड के दस्तबरदार होने के फैसले से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है। और साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी समेत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को यकीन था कि इंग्लैंड हमारी मदद को आएगा, लेकिन इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को ऐन मौके पर धोखा देकर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की बाकायदा कोशिश की। अब रमीज़ राजा क्या कहते हैं कि जी इंग्लैंड का फैसला मुतवक्किय था, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक बदकिस्मती से इकट्ठा हो जाता है, ये एक दूसरे को बैक करने की कोशिश करते हैं और सिक्योरिटी की बुनियाद पर कोई भी फैसला कर लेते हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें, अंदाज़ा किया जा सकता है कि क्रिकेट की दुनिया में भी पाकिस्तान के खिलाफ कितने हरीफ इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन क्रिकेट के जो रमीज़ राजा, उन्होंने बाकायदा दो टोक अंदाज में बताया है कि जी अगर हमें
इसी तरह ब्लॉग बनाकर रोका गया तो हम भी आगे चलकर किसी का लिहाज नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। सही कहते हैं। और इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मजीद ये कहा है, ज़रा सुनिएगा। वो कहते हैं कि जी हमें गुस्सा ये था कि पहले न्यूजीलैंड की टीम चली गई और शेयर भी नहीं किया कि उन्हें आखिर थ्रेट था क्या। उन्हें पता है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज किस मेयार का काम करती हैं। अच्छा, रमीज़ राजा बाकायदा इस अज़म का इजहार कर रहे हैं कि अब हम भी वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमारा फ़ायदा है। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान का दौरा करना है, लेकिन अब इसी खदशे का इजहार किया जा रहा है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की तरह ऑस्ट्रेलिया भी शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेगा और फिर इस सूरत हाल में ऑस्ट्रेलिया के पास भी सिक्योरिटी खदशात का हथियार होगा जिसको वो इस्तेमाल करेगा। और जैसा कि रमीज़ राजा ऑलरेडी बता चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का सारा एक ही ब्लॉक है और ऐसे में पाकिस्तान गिला करे तो किससे करे, क्योंकि बदकिस्मती से कह लें कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको जो लोग चोट लगा रहे हैं वही नासिर क्रिकेट में अपनी मोनोपोली बनाए हुए हैं। अच्छा, एक और बात नाज़रीन, एक अहम बात कि जब PSL होती है तब यही बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी उसमें बड़े शौक़ से शामिल हो जाते हैं और उस वक्त इन्हें कोई सिक्योरिटी का कोई खदशा नहीं होता, कोई इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई ख़तरा महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता, ज़रा सोचिए। क्योंकि इन्हें डॉलर नज़र आ रहे होते हैं। और अब जिस इंग्लैंड की टीम ने सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार किया है, उसकी अपनी सिक्योरिटी का हाल भी ज़रा सुन लीजिए। इसकी अपनी सिक्योरिटी का हाल ये है कि न्यूजीलैंड विमेन क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में बॉम्ब हमले की धमकी मिली, यानी इंग्लैंड ने अपना गिरेबान झांका नहीं और हमारी सिक्योरिटी पर चले सवाल उठाने, बड़ी होशियारी दिखा रहे हैं। अच्छा, मारूफ क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक न्यूजीलैंड खवातीन क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुआ है, जिसके बाद न्यूजीलैंड टीम का ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया गया है और न्यूजीलैंड खवातीन टीम सीरीज़ के लिए इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं और धमकी आमेज पैगाम में होटल को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। ये जो धमकी आमेज पैगाम है, इसके बाद ये जो टीम है उसकी प्रैक्टिस मनसूख कर दी गई, लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड खवातीन क्रिकेट टीमों का तीसरा वनडे मैच जो है वो ऑलरेडी स्केड्यूल के मुताबिक होने का इम्कान है, क्योंकि हुकाम ने धमकी को गैर मुसद्दिका करार दे दी है। लेकिन इतलात ये हैं कि खिलाड़ी बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार भी हैं। अच्छा, इंग्लैंड में न्यूजीलैंड को धमकियाँ मिल रही हैं, लेकिन यहाँ न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने दौरा मनसूख नहीं किया। ज़रा आप गौर कीजिएगा, दौरा मनसूख नहीं किया। खौफजदा खिलाड़ी रहे लेकिन दौरा मनसूख नहीं किया। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। और इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कैसे क्रिकेट की दुनिया पर अपना राज कायम करने के लिए किस किस तरह की पॉलिटिक्स, किस किस तरह की साजिशें कर रहे हैं। अच्छा, रमीज़ राजा कह रहे हैं कि जी न्यूजीलैंड की दस्तबरदारी के बारे में ख़तो किताबत शुरू कर दी गई और हमें यकीन है कि जी कंपनसेशन भी मिलेगी और यानी पाकिस्तान मुश्किल वक्त में घबरा नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किल पैदा करने वालों को अगर मैं कहूँ कि भरपूर जवाब दे रहा है तो बिल्कुल सही है, भरपूर जवाब दिया जा रहा है। और रमीज़ राजा साहब की बातों से बड़ा हौसला मिल रहा है तमाम शायकीन को जो कि दुखी हैं, जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं। अच्छा, असल में जो सारी गेम है ना, ये इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान ने ना अमेरिका को क्या कहा था, नो मोर, टी नॉट कहा था। और चूंकि हर चीज़ की कीमत होती है और सच की तो फिर बहुत कीमत होती है और अदा भी करनी पड़ती है, और पाकिस्तान अपनी क्रिकेट की कुर्बानी देकर ये कीमत अदा कर रहा है। सोशल मीडिया पर ये जो प्राइस ऑफ एब्सोल्युटली नॉट, इसका ट्रेंड चल रहा है, जिसका मतलब क्या निकलता है कि पाकिस्तान को अमेरिका के आगे सर ना झुकाने की सज़ा दी जा रही है। और वज़ीर इत्तलात भी इस बात की तस्दीक करें। फवाद चौधरी साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। सुना आपने चौधरी साहब को। इस बात में कोई शक नहीं है, कोई भी शक नहीं है कि जी भारत पाकिस्तान के खिलाफ जाली खबरों के ज़रिए प्रोपेगेंडा करता है और ऐसे में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड का पाकिस्तान में क्रिकेट ना खेलने का जो फैसला है, यही साजिश है, इसी साजिश का हिस्सा लगता है। और सबसे अहम बात कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका समेत जो पूरी नेटो अफवाज है उसको शिकस्त हुई, बुरी शिकस्त, और इसको जंग के मैदान में बाकायदा मुँह की खाना पड़ी। और इस नेटो फौज में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की फ़ौजें भी शामिल थीं। अब इसीलिए बात समझने में ज़रा भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से कि क्रिकेट की आड़ में पाकिस्तान से कैसे कैसे बदले लेने की कोशिश की जा रही है। और भारत भी इस गेम का हिस्सा है और भारत को तो गेमें करने का बड़ा शौक़ है, आपको पता है। लेकिन अब खबरें सामने ये आ रही हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने दौरा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड मनसूखी में बैरूनी साजिशों का पर्दा चाक करने का फैसला कर लिया और वज़ीर आज़म ने शेख रशीद और फवाद चौधरी को दुनिया के सामने हक़ाइक़ लाने की भी हिदायत कर दी है। और वैसे भी अब मगरबी ये जो ये साजिशें हैं, इनका पर्दा चाक करने का बाकायदा सिलसिला शुरू हो चुका है। और एक बरतानवी सहाफ़ी हैं, उन्होंने बरतानिया के दौरे की मनसूखी को सोची समझी साजिश करार दे दी है।
ये बरतानवी सहाफ़ी कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं, वो क्लिप चलाइएगा टीम। आपने से क्या कहते हैं, बैंड बजाना। आपने सुना, ये बरतानवी सहाफ़ी अपनी ही गवर्नमेंट की, अपनी हुकूमत की बैंड बजा रहा है और क्या बता रहा है कि कोई सिक्योरिटी प्लान तब्दील किया ही नहीं गया और ना ही बरतानवी इंटेलिजेंस इदारों ने किसी किस्म के सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। अब बरतानवी सहाफ़ी ये भी बता रहे हैं कि जी इंग्लैंड टीम को दिए जाने वाले सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बिल्कुल शाही अंदाज के थे और बरतानवी हाई कमीशन ने भी सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी थी। यानी बरतानवी सहाफ़ी वाज़ेह अल्फाज में कह रहा है कि मसला सिक्योरिटी का नहीं था, मसला सिक्योरिटी का था ही नहीं, मसला सिक्योरिटी का था ही नहीं, बल्कि पैसे की खातिर इंग्लैंड ने ये दौरा मनसूख किया। अब मगरिब से ये गवाही आ गई कि अब ये जो खेल ये बाकायदा सियासत का शिकार हो गया है, यानी गेम में भी गेम होने लगी है, पैसे को उसूलों पर तरजीह दी गई है। सोचिए ज़रा, ये है हकीकत, ये है कहानी कि पैसे को तरजीह दी जा रही है उसूलों पर, यानी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ना, वो हिम्मत नहीं हारते हैं, वो बड़े बहादुर हैं, वो डट के खड़े रहते हैं सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए। यहाँ पे भी वो कहते हैं वो हिम्मत नहीं हारेंगे। प्राइम मिनिस्टर का क्लिप होगा, ज़रा टीम चलाइएगा। सुना आपने प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं कि ना वो खुद झुकेंगे ना अपनी कौम को दुनिया के सामने झुकने देंगे, ये चीज़। और पाकिस्तान से आलमी कुव्वतों को मसला ये कि पाकिस्तान ने उन्हें क्या कह दिया और क्यों कह दिया, एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह दिया। लेकिन अब जो भी हो जाए, पाकिस्तान सच पर समझौता नहीं करेगा, इज्जत पर समझौता नहीं करेगा, हक सच की बात करता रहेगा, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए पाकिस्तान आलमी साजिशों के आगे अब कभी नहीं झुकेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। अब वक्त बदल चुका है, तब्दील हो चुका है, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अफ़गानिस्तान से एक बड़ी खबर, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वज़ीर इत्तलात अफ़गानिस्तान ज़बीहुल्लाह मुजाहिदी कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अमन के लिए जो की जाने वाली कोशिशें हैं उनको अफ़गानिस्तान में मुदाखलत ना समझा जाए। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए इमरान खान साहब का जो किरदार है वो बड़ा काबिल तारीफ़ है और हम पाकिस्तान समेत खित्ते के तमाम ममालिक के साथ राब्ते में भी हैं। मज़ीद वो कहते हैं कि जी आलमी बरादरी नई अफ़गान हुकूमत को जल्द तस्लीम करे। अच्छा, दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमरीका के शहर न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं और वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका में सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान ये कहा कि अफ़गानिस्तान के जो मुंजमद असासे हैं उनको अफ़गानों के लिए खोलना बेहतर होगा। और साथ ही कहते हैं कि जी अफ़गानों ने 4 दहाइयों में बहुत बड़ी जंग का सामना किया है, अब अफ़गानिस्तान में क़याम अमन की जो उम्मीद है वो पैदा होने लगी है। आलमी बरादरी को अफ़गानों को नाजुक मोड़ पर तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। मज़ीद उन्होंने ये कहा है कि जी हमारी जो मईशत है वो मज़ीद मुहाजिरीन का बोझ उठाने की मुतामिल नहीं हो सकती और अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है अगर कशीदा हुई तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुका। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए, करंट सिचुएशन जो अफ़गानिस्तान की, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, सीनियर दिफाई तजियाकार है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर मारिया, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी सब कह रहे हैं कि जी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो दौरा है वो कैंसिल होने की वजह जो है वो एब्सोल्युटली नॉट है और अगर पाकिस्तान ने सर ऊँचा रखना है और एब्सोल्युटली नॉट कहना है तो फिर कीमत अदा करना पड़ेगी। आप अग्री करती हैं इस बात से कि ये जो एब्सोल्युटली नॉट है कहना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा है और मज़ीद पड़ेगा? देखें, ये बात जो उन्होंने कही है वो दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ हदूद का तयन किया है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान मामलात में भी, और पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान की जो हिकमत अमली है उसको बाकी ममालिक के साथ तय करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान मावनत ज़रूर कर सकता है। जो भी लोग इस वक्त अफ़गानिस्तान से निकल कर जाना चाहते हैं, चाहे वो बैनुल-अक़वामी अदारों के लिए काम कर रहे हैं या बैनुल-अक़वामी अफ़वाज के लिए या बैनुल-अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए, लेकिन जो तरीक़ाकार पाकिस्तान ने दी है, पाकिस्तान उसके मुताबिक अपने फ़ैसले पर कारबंद रहेगा। अब अगर ये फ़ैसला आप तब्दील करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये तमाम ग्रोह, ये तमाम लोग यहाँ आ जाएं और उसके बाद फिर दोबारा अफ़गानिस्तान के अंदर वो कार्रवाइयाँ की जाएं और पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल की जाए, तो ये मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने फ़ैसला बड़े वाज़ेह तौर पे किया है कि पाकिस्तान अपनी सरज़मीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा।
और उसके साथ साथ पाकिस्तान ये समझता है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम करना ये सिर्फ़ अफ़गान हुकूमत की कमज़ोरी या अफ़गान हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम दुनिया की अमन के लिए एक ख़ास अहमियत रखती है। क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान की रियासत फ़ाल नहीं होती और फेल हो जाती है तो इसका खमियाजा सिर्फ तालिबान की हुकूमत को नहीं होगा, बल्कि इसका खमियाजा तमाम दुनिया के ऊपर आएगा। क्योंकि अभी भी जो ख़तरात हैं अफ़गानिस्तान में बिलखसूस दहशतगर्दी के नुक़्ते नज़र से अभी भी वहाँ मौजूद हैं और बरकरार हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अफ़गानिस्तान में एक जो जामे हुकूमत है उसके क़याम की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कुछ दिन पहले ऐलान ये किया है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने, कि जी उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो मुख्तलिफ बिरादरी हैं उनकी नुमाइंदगी करने वाली जो जामे हुकूमत है उसके क़याम के लिए तालिबान से मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ कर दिया। आप कैसे देखती हैं पाकिस्तान के ख़ासतौर पर इस इक़दाम को? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान हुकूमत के लिए रास्ते खोले जाएँ ताकि दुनिया के जो भी इस वक्त तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ तकाज़े अफ़गानिस्तान की हुकूमत के भी हैं, जिसमें सर फ़हरिस्त यही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन की कोशिश है उसको मुस्तहकम बुनियादों के ऊपर बनाया जाए। कि वहाँ कोई ग़ज़ाई जो है आपके कोई क्राइसिस पैदा ना हो या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा ना हो, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में आपके पास जो महाजरीन की जो लहर है उसमें इजाफा होएगा। और अगर अफ़गानिस्तान की रियासत जो है फ़ाल नहीं रहती तो इसका खमियाजा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि सारी दुनिया के अमन के ऊपर पहुँचेगा। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात ज़रूर शुरू किए हैं, क्योंकि जब तक आप मुज़ाकरात नहीं करते, किसी को तस्लीम नहीं करते, तो आप उनके रवैये में अदल बदल या तब्दीली कैसे तवक्को कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है जब आप ये तमाम तवक्कुआत रखते हैं तो फिर दूसरी तरफ उनकी भी कोई तवक्कुआत हैं जो आगे पहुंचाना ज़रूरी है। और इस वक्त कोई ना कोई चैनल तालिबान के साथ खोलना जो है वो उसकी अहमियत आप किसी सूरत भी जो है उसको दरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब भाई, ये हाल ही में जो दुशंबे में शंघाई ताउन तंजीम का ये जो एक सरबराही इजलास हुआ है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान के साबिक नायब सदर हैं अमरुल्लाह साले, जो कि ताजिकिस्तान भी फ़रार हो गए थे, उन्होंने भारत की हिमायत से इजलास में अफ़गानिस्तान की जो नशिस्त है उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन जो दीगर रुकन ममालिक हैं उन्होंने उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया था, क्योंकि तालिबान हुकूमत की ये दरख्वास्त थी कि जी अफ़गानिस्तान की जो नशिस्त है उसको खाली रखा जाए। तो क्या इसे तालिबान हुकूमत का आप समझते हैं कि जो पहला हम कह लें कि सफारती राब्ता है ये कहा जा सकता है, जिसे सुना भी गया, और क्या फिर तालिबान जो हुकूमत है उसको हम कह सकते हैं कि खामोशी से सिफारती सतह पर तस्लीम किया जा चुका है या किया जा रहा है? देखिए डॉक्टर फ़िज़ा, बात दरअसल ये है कि जब तक आप किसी भी रियासत को तस्लीम नहीं करते उस रियासत के रवैये में तब्दीली आप नहीं मान सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त ज़मीनी तौर के ऊपर हकीकतन इस वक्त तालिबान हुकूमत जो है काबुल में कायम है। अब अगर आप इससे आगे बढ़कर चाहते हैं कि अबूरी हुकूमत से निकल के एक जामे हुकूमत बनाई जाए, तो जामे हुकूमत का रास्ता जो है वो इलेक्शन के ज़रिए आएगा, वो अफ़गानिस्तान के आइन में तब्दीली के ज़रिए आएगा। और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो इस वक्त तालिबान हुकूमत मौजूद है काबुल में, वो किसी इलेक्शन के ज़रिए नहीं आई है, वो एक जंगजू हैसियत से जो है काबुल में दाखिल हुए हैं। और इसके अलावा ये तमाम जो आपने जो है एक तरह से आप कह सकते हैं जो एक तरह का ट्रांजिशन है, एक तरह की जो ट्रांजिशन है वो दर हकीकत उस माहिदे की अक्कासी करती है जो तालिबान और अमेरिकन अफवाज और अमेरिकन हुकूमत के दरमियान हुआ। अगर ये माहिदा ना तय पाता तो ये मुमकिन नहीं था कि ये तमाम चीज़ें इस तरह आगे बढ़ती। इसके साथ साथ जो इनखला था, उस इनखला के अंदर जो ख़ास तौर पर पुरानी अफ़गान हुकूमत का इनखला था, उस इनखला को पुर करने के लिए ये हुकूमत कायम की गई है। अब अगर इस हुकूमत को तस्लीम किया जा रहा है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त EU के भी जो सफ़ीर हैं, उनकी जो DHM है वो भी अफ़गानिस्तान काबुल में देखने में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो जर्मनी है वो भी अपनी जो एम्बेसी है वो वहाँ अनकरीब शायद खोल दें। और इसके अलावा पाकिस्तान, रूस, चीन, ताजिकिस्तान, ईरान, ये तमाम जो इलाकाई ममालिक हैं, ये तमाम इलाकाई ममालिक अपनी सफारती और सफारत खाने वहाँ खोल के रखे हैं। इसका मतलब यही है कि आप जो हैं डिफैक्टो तौर के ऊपर अफ़गान हुकूमत को रिकगनाइज़ करते हैं। अगर आप रिकगनाइज़ ना करें तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि आप ये तमाम सफारत खाने जो हैं वहाँ चला सकें, या अफ़गानिस्तान के जो नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में उनको आप अपने मुल्क में वही सहूलतें दे सकें जो इस वक्त मुख्तलिफ़ सफारत खानों को अफ़गानिस्तान के सफारत खानों को हासिल है पूरी दुनिया में।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, तालिबान की हुकूमत संभालने के बाद ये जो सबसे पहले काबुल एयरपोर्ट पे खुदकुश धमाका किया गया था, उसके बाद फिर जलालाबाद में तालिबान की गाड़ियों पर 3 हमले किए गए और आज फिर एक हाल ही में हमला हुआ है नंगरहार में। तालिबान पर होने वाले जो धमाके हैं इनकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है, तो दाइश का अफगानिस्तान में अचानक से इतना एक्टिव हो जाना, इस पर मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी। देखें, दाइश तो एक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द गिरोह के तौर के ऊपर अफ़गानिस्तान में मौजूद है, इसमें भी कोई दो राय नहीं और ना ढकी छुपी बात है। दूसरी बात जो वाज़ेह है वो ये है कि दाइश और तालिबान के दरमियान भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। बहुत अरसे तक ये तासुर दिया जा रहा था कि दाइश और तालिबान एक चीज़ हैं, जबकि इन धमाकों से ये बात वाज़ेह होती है कि ना सिर्फ दो मुख्तलिफ ज़ाविये के अनासर हैं जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उनका जो रिश्ता है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के साथ या अफ़गानिस्तान की तहरीक के साथ वो बहुत मुख्तलिफ है और ये चीज़ नज़र आ रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो भी दाइश का इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर वो पिज़राई नहीं रखता जो शायद तालिबान को हासिल थी। यही वजह है इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उनको आवाम की तरफ से वो रद्द-ए-अमल का सामना नहीं हुआ। और फिर सबसे आखिर में लेकिन सबसे अहम बात ये भी है कि दाइश के बारे में भी बहुत सारे सवालात उठते हैं कि इनको जो अस्करी कुमक है और जो माशी कुमक है वो किन अदारों के ज़रिए दी जा रही है और इन तक कहाँ पहुँची है, क्योंकि ज़ाहिर है दाइश वहाँ की इलाकाई ताकत तो नहीं है। जब इलाकाई ताकत नहीं है तो उसका मतलब है कि जो इनके पास पैसे हैं, जो इनके पास वहाँ असर रसूख है वो उन्होंने ख़रीदा है, और अगर उन्होंने ये असर रसूख ख़रीदा है तो ये असर रसूख ख़रीदने के लिए उनके पास जो रकूम आई हैं वो रकूम कहाँ से आई हैं, उसके बाद जो उनके पास लोकल एक्टर्स आ रहे हैं उनको अपने पास रखने के लिए वो क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तमाम तर सवालात हैं जिसमें बैनुल-अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसमें दाइश का जो क़याम है अफ़गानिस्तान में वो अच्छा खासा जो है ज़ेरे अताब रहा है और आइंदा भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा तमाम इलाकाई ताकतों के लिए और बिलख़ुसूस अफ़गानिस्तान में तालिबान के लिए। सही, ठीक है। डॉक्टर साहब बस ये आखिरी कुछ मिनट है मेरे पास, तो एक दो और सवाल मेरे जहन में थे। अच्छा, खासतौर पर सऊदी अरब की अगर मैं बात करूं तो उनके वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने भारतीय अखबार को एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो क्या कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हैं। देखिए, इस वक्त तो एक दुनिया के अंदर एक वाज़ेह डिवाइड आ चुकी है। वो वाज़ेह डिवाइड ये है कि अमेरिका, हिंदुस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं एक तरफ, बरतानिया एक तरफ खड़े हैं, जिसमें उनका ख्याल ये है कि इस खित्ते के अंदर इलाकाई बालादस्ती के लिए जो पोजीशन है वो हिंदुस्तान को दी जाए। पाकिस्तान का नुक़्ता नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान ये समझता है कि हिंदुस्तान अभी इलाकाई बालादस्ती के लिए ना तैयार है और ना ही वो दिल रखता है, और इसके अलावा हिंदुस्तान ने इस इलाके में बिलख़ुसूस बरसग़ीर के अंदर और उसके अलावा साउथ एशिया के अंदर कोई ख़ास मस्बत किरदार अदा नहीं किया। हाँ, उन्होंने मदद ज़रूर की, अफ़गानिस्तान के अंदर भी उन्होंने $700 मिलियन से ज़्यादा पैसे दिए, कहीं उन्होंने डैम्स भी बनाए, लेकिन जो NDS की तरबियत की गई वो अफ़गानिस्तान के अंदर ख़तरात को कम करने के लिए नहीं दी गई, बल्कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करने के लिए की गई। वो अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ दहशतगर्द गिरोहों की पुष्पनाई करने के लिए दी गई। तो इस किस्म की जब आप जो है सपोर्ट करते हैं इलाके के अंदर, ये मामला सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए नहीं है, श्रीलंका से लेके आप कोई भी मामला उठा के देख लें जहाँ हिंदुस्तान की हुकूमत ने इलाके के अंदर अमन व अमान कायम करने की कोशिश की, वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा इंतशार भी फैलाया। तो इस बेसिस की वजह से जो चीज़ नज़र आ रही है देखने में, उसमें सऊदी अरेबिया का जो झुकाव है वो अमेरिका की बदौलत है, और उसके अंदर सऊदी अरेबिया का एक बड़ा रवायती जो है स्टांस रहा है कश्मीर के ऊपर, और यही है कि एक बैनुल-अक़वामी तनाज़ा है और इसका हल जो है बैनुल-अक़वामी असूलों के मुताबिक किया जाना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद है गारी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की जो जायदादें हैं फिल फॉर फ़रोख्त करने का हुक्म दिया है। अच्छा, नैब ने जो जारी किया मुरासला, उसमें क्या कहा गया ज़रा सुनिएगा कि जी एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से 8 मिलियन पाउंड की जो बरामदगी है उसके लिए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। अच्छा, आपको याद रहे कि इस केस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ साहब को 2018 में 10 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, और ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ साहब पर आयद जुर्माने की रकम की मौजूदा जो कदर 1 अरब 85 करोड़ रुपए के बराबर है। अब नैब लाहौर ये कहती है कि जी मुल्की तारीख में
पहली मरतबा किसी साबिक वज़ीर आज़म से जुर्माने की वसूली पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। और मरासले में कहा गया है कि जी डिप्टी कमिश्नर्स को नवाज शरीफ साहब की जो काबिल फ़रोग़ जायदादें हैं उनकी तमाम तर जो तफसीलात हैं, डिटेल्स हैं, उससे आगाह कर दिया गया है। और मज़ीद ये कहा गया मरासले में कि जी जो फ़रोग़शुदा जायदादें हैं उनसे हासिल होने वाली रकम मुल्क की तामीर व तरक्की में इस्तेमाल होगी और जुर्माने की मुकम्मल रकम रिकवर ना होने की सूरत में मुलजिम के जो मज़ीद असासाजात हैं वो भी तलाश किए जाएंगे। अच्छा, नैब के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने जुर्माने की रकम ताहाल जमा नहीं कराई थी, इसलिए अदालत फ़ैसले पर अमल दरामद करते हुए जायदादें फ़रोग़ की जाए और जो जुर्माने उसकी रकम वसूल की जाए। अच्छा, अब दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी तर्जुमान है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो ये कहती हैं कि नैब की प्रेस रिलीज़ असल में ये प्रेस रिलीज़ नहीं है बल्कि नैब न्याजी गठजोड़ है और असल में ये नैब लाहौर नहीं बल्कि वज़ीर आज़म हाउस की प्रेस रिलीज़ उनको लग रही है। और उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब की जायदाद की जो रिकवरी है वो तो की जा रही है लेकिन 3 साल में धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। अब इस पूरी सूरत बात करने के लिए मेरे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज, हर खबर पर गहरी नज़र रखते हैं, सीनियर तज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी। लगारी साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। लगारी साहब, नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के लिए अब यकीनी तौर पे बुरी खबर ही है क्योंकि बात अब सज़ा और उनके मफरूर होने के बाद अब उनकी जायदाद की फ़रोख्त तक आ गई है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या उनको भी बुरी खबर लग रही होगी या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा? देखिए, खबर तो ज़ाहिर है उनके लिए तो बहुत बुरी है, लेकिन अभी भी ये देखना बाकी है कि जब हाई कोर्ट में अपील उन्होंने वो किया है कि अपील को उन्होंने फॉलो नहीं किया या जब पेशी हुई तो उस पर पेश नहीं हुए तो कॉन्सिक्वेंसेस बड़े हैं। लेकिन ये मामला फिर भी कोर्ट की तरफ जाएगा और ये अपील लेकर कोर्ट में जाएंगे और देखें कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। नैब का फैसला जो है या नैब का जो ये लेटर है या नैब ने सर्कुलर जो जारी किया है ये वो जुडिशल आर्डर नहीं है, ये अदालती हुक्म नहीं है, ये नैब का एक एग्जेक्टिव हुक्म है और ये किसी भी अदालत में चैलेंज हो सकता है और इसके बारे में फ़ैसला फिर अदालत को करना पड़ेगा। और देखना ये है कि जनाब नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अदालत क्या फ़ैसला करती है। क्या वो ये समझती है, रियलाइज़ करती है कि उनकी अदम मौजूदगी जो है में ये फ़ैसला किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। बहरहाल उनकी अपने वकला की टीम ज़रूर कोई फ़ैसला करेगी। ये मामला जाएगा ज़रूर कोर्ट में, वो लाहौर हाई कोर्ट में जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए या बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन ये मामला कोर्ट में जाएगा और फिर फैसला वही होगा जो अदालत की तरफ से आएगा। ठीक है। अच्छा, लगाई साहब, नवाज लीग की जो तर्जुमान है वही सवाल उठा रही है कि जी जो आटे की 450 अरब की चोरी है उस पर नैब की प्रेस रिलीज़ क्यों नहीं जारी होती है? LNG की 400 अरब रुपए की चोरी नैब को नज़र क्यों नहीं आती है? आपको क्या लगता है कि नैब की जो कार्रवाइयाँ सिर्फ वाकई नवाज लीग के खिलाफ हैं जैसा कि नून लीग वाले कह रहे हैं? मेरे ख्याल में जैसे वो एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, बादिउल नज़र में ऐसा ही लगता है कि नैब की कार्रवाइयाँ टारगेटेड हैं और वो अपोजिशन को निशाना बना रही हैं। मौसम होता है, कुछ मौसम में ये नून लीग को निशाना बनाते हैं और कुछ मौसम में ये पीपल्स पार्टी को, और फिर कभी कभी ऐसे छेड़ खूबा से चली जाए असद तो ये कभी कभी हुक्मरानों को भी छेड़छाड़ कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम, वो तंग नहीं करते हैं, उनके साथ बस ऐसे प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं। 2-4 महीने जेल में भी रख लेते हैं या 2-4 महीने इस तरह अलीम खान साहब होकर आए और भी कई लोग होकर आए हैं, लेकिन ये वो नहीं है, ये सब दिखावा था। इसमें बात नज़र में ये नज़र आता है कि नैब जो है वो हिदायत पर अमल कर रही है और अपोजिशन को दीवार से लगा रही है, वरना इस दौरान में जो कुछ होता रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। डायरेक्ट एक ऑर्डिनेंस जारी हो रहा है, ये इसका कोई समझ में नहीं आने वाली बात नहीं है कि किस तरह से ये इनकम टैक्स वसूल कर रहे हैं, किस तरह से आप एक किराए के मकान में अगर रह रही हैं और उसका बिजली का बिल किसी और के नाम पर है, बिल आप अदा करती हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया वो आपने अदा करना है या किसी और ने अदा करना है। ये बहुत से काम ऐसे कर रहे हैं और मेरे ख्याल में बहुत जल्दी है इनको, इस वजह से ये इस तरह के काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जल्दी किस बात की लगारी साहब? आपने बोला बहुत जल्दी है इनको। हाँ, मुझे लग रहा है कि इनको दिन में तारे भी नजर आ रहे हैं और कभी कभी ये बाहर जब आसमान की तरफ देखते हैं तो उनको तारे निकले हुए नजर आते हैं। इस वजह से ये
इधर उधर की चीज़ें मारना शुरू कर देते हैं। देखें, नैब जो है वो एक कंट्रोल्ड इदारे के तौर पर काम कर रहा है, हर आदमी इस बात को समझता है और ये हुकूमत से हिदायत लेकर ही करता है। और हम इनको जानते हैं, हमारे लिए कोई बात छुपी हुई नहीं है कि जो नैब की सरबराही जिनके पास है और जिनको दोबारा मजीद 4 साल के लिए मुल्क पर, और वो कह रहे हैं कि मैं 84 साल का हो गया हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तकल्लुफ़ात हैं, उनको चले जाना चाहिए और छोड़कर घर अपनी मुद्दत पूरी करें और घर चले जाएं, लेकिन वो नहीं जाना चाहेंगे और हुकूमत उनकी तरफ से जो है वो ना करते करते ये मान जाएंगे और ये एक बहुत बुरी मिसाल होगी और मुल्क की सियासत को बहुत परागंदा करने वाली मिसाल होगी। मैं नहीं कहता हूँ कि सारे सियासतदान भी शुरफा हैं और बड़े ईमानदार या पाकबाज हैं, हाँ उनकी तरफ से हुई हैं और बड़ी संगीन किस्म की गलतियाँ हुई हैं और संगीन किस्म की करप्शन हुई है, लेकिन जो करप्शन की एहतसाब जो कर रहे हैं वो और ज़्यादा बुरे हैं और उन्होंने और ज़्यादा इस मुल्क के लोगों को तंग किया है, बहुत ख़राब किया है। ठीक ठीक। अच्छा लगारी साहब, मरियम नवाज़ कहती हैं कि जी हमें बयानियों के तज़ाद का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही इस पर तवज्जो देनी चाहिए, मगर ये जो 2 बयानी हैं इसकी जंग तो चल रही है नवाज़ लीग में। अभी जावेद लतीफ़ के जो बयानात हैं और फिर उनको शोकोस नोटिस इशू होना, आपको क्या लगता है कि शीन और नून में से वाकई ये शीन और नून, तो पहले तो बताने कि क्लियरली वाकई सामने आ गया कि शीन और नून ये बयानिए में फ़र्क है, लेकिन अब सवाल है कि दोनों में से जीत किसकी देखते हैं आप आने वाले वक्त में? मेरे ख्याल में बहुत जल्दबाजी हो रही है मोहतरम मरीम नवाज़ की तरफ से और उन्होंने पै दर पै गलतियाँ की हैं और अपने वालिद की फरमाइश पर गलतियाँ की हैं और जिस तरह से PDM जा रही थी उस वक्त तो बहुत बेहतर हालात हो चुके थे और एक मुल्क के अंदर सियासी अमल का रिवाइवल हो चुका था। बहुत अरसे के बाद हकीकी सियासी अमल रिवाइव हुआ था PDM की तहरीक के दौरान, जो अप्रैल से जाकर मार्च में ख़त्म हो गई थी। अगर मार्च में जो कुछ इन्होंने किया है और इलेक्शन के मौके पर यानी वो ज़मीनी इलेक्शन जीत लिए और फिर वहाँ का प्रोसेस भी हो गया और फिर उसके बाद ये इस्तीफों के मुतालबे पर आए, तो इन्होंने सियासत को बहुत ज़्यादा ख़राब किया। मोहतरम मरीम नवाज़ ने खुद लीज दी, कहा कि जी हम हुकूमत को चाहते हैं कि ये मज़ीद अपनी मुद्दत पूरी करे, तो यहाँ तक तो चली गई और फिर इतनी इंतहा पसंदी की लाइन अख्तियार की कि नहीं हम तो किसी चीज़ को सुनने को तैयार नहीं है, तो ये मालूम हुआ कि इनका सरेंडर करना भी ख़तरनाक है और इनका डटे रहना भी ख़तरनाक है। तो एक बहुत ही मिजाज के एतबार से और चीज़ों को समझने के लिए और अपने स्पेस में रहने के लिए जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो बेहतर पेश रफ्त करेंगे। मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि सियासी जो अशराफिया है, जो हमारे पाकिस्तान के सियासतदान हैं, सियासी जमातें सरेंडर कर दें और कहें कि जनाब हम बिल्कुल ही जो आप कहेंगे वही करेंगे, तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात होगी। लेकिन जिस तरह से मोहतरमा मरीम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ 2 शख्सियात के नाम लेकर मजलसा आम में टारगेट करके और जिस तरह की बातें करते हैं, सिस्टम 2 अफराद का, 2 शख्सियात का, 2 मनसबदारों का, 2 ओहदेदारों का नाम नहीं होता है। सिस्टम बहुत बड़ी चीज़ है और इनके हाथ में नहीं है कि सिस्टम को बदल सकें और तो और ये उर्दवान भी नहीं है कि जाकर सिस्टम को तब्दील कर सकें। उनने एक गलत रास्ता अख्तियार किया। जिस रास्ते पर चल रहे थे उसी रास्ते पर रहते तो बहुत कुछ हो सकता था। ये तो पंजाब हुकूमत और वफाक में जाकर बड़ी तब्दीली की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन इन्होंने खुद ऐसा किया कि ये सूरत हाल पैदा हो और अब मेरे ख्याल में इनके लिए गुंजाइश बहुत कम होती जा रही है, स्पेस भी कम होता जा रहा है और शहबाज शरीफ के लिए और मुश्किलात पैदा हो रही हैं जो इनकी वजह से पैदा हो रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, ज़राए के मुताबिक लगारी साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में जो होने वाली वफाकी काबीना का इजलास है उसमें हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर जारहाना रवैया इख्तियार करने का फैसला किया है। लगारी साहब कैसे देखेंगे, फिर जारहाना रवैया होगा, इसके बाद क्या होगा, इस मामले को आप कैसे देखते हैं और ये जो महाजराई होगी यकीनी तौर पर इसका अंजाम क्या होगा? पहली बात यह है कि हुकूमत, मैंने जैसे अर्ज़ किया है कि इसको बहुत जल्दी है और ये तलबगार है कि हमें शहादत मिले और चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 फैसले करने वाले हैं। एक फ़ैसला ये होगा कि जनाब इनका फॉरेन फंडिंग केस जो है उसके बारे में एक फ़ैसला आने वाला है और दूसरा फ़ैसला आने वाला है डस्का वाले मामला का। 20 रिटर्न वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा हो गए थे, उनकी अपनी दास्तानें हैं, कैसे अगवा हुए, किसने अगवा किया, कहाँ ले गए, कहाँ बिठाया, सारी रात उनको अपने पास रखा, ये सारी चीज़ें खुल गई हैं, एक एक चीज़ सामने आ गई है। अब इनके पास ये ऑप्शन रखा है कि एक जारहाना किस्म की मुहिम चलाएं,
लोग इनसे इस हद तक बेजार हैं कि इनके बारे में सुनना भी गवारा नहीं करेंगे कि क्या क्या कहा जा रहा है। इनका एक ख़ास एलिमेंट है, बहुत कम तादाद में, लेकिन सिर्फ गालियां देने में माहिर है। वो गालियां देंगे लोगों को, उससे और कुछ नहीं हासिल होगा। और ये इलेक्शन कमीशन का जो जुडिशल पावर्स हैं वो हाई कोर्ट के बराबर है। नंबर 1, एक बहुत बड़ा ये फोरम है और ये जुडिशल फोरम भी है अपने अपने दायरे कार में। और जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, ये डायरेक्ट कंटेम्प्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन इनको 5 साल तक सजा दे सकता है। इनको अंदाज़ा नहीं है, इनका ख्याल है कि लोग उठ जाएंगे, ओ कैसे कौन सजा दे सकता है, फवाद चौधरी को कौन सजा दे सकता है, आजम खान सवाती को कौन सजा दे सकता है, किसी और को। तो ये इस वजह से जो है ये समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकेगा। हो कुछ भी सकता है, ये डिपेंड करता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस सारी सूरत हाल को किस तरह से बर्दाश्त करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत में घटाई जा सकती है, 9 के खिलाफ इनको कोई कार्रवाई कर सकती है, एग्जीक्यूटिव कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। और अगर इन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी जाना होगा तो वैलिड एविडेंसेस के साथ जाना होगा, जो इनके पास नहीं है। ठीक है जी लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।